स्टडी विद सिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग भौतिक की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका एक चैप्टर है दोस्तों प्रकाश, लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है दोस्तों। आज हम लोग कंपटीशन में जो भी लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उस सारे को हल करेंगे दोस्तों, और बेसिक लेवल से हल करेंगे। आप अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी लेवल तक क्यों ना हो दोस्तों। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट है कि प्रकाश होता क्या है दोस्तों, लाइट होता क्या है। तो लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है दोस्तों, ये एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हम लोग को देखने में सहायक होता है प्रकाश दोस्तों। अगला पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका स्वभाव अनुप्रस्थ होता है दोस्तों। यह विद्युत रूप से उदासीन है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, इस पर चार्ज जीरो है दोस्तों। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है दोस्तों, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगले पॉइंट की बात किया जाए तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य और वेव बदलता है, बल्कि आवृत्ति नहीं बदलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा उसका फंडामेंटल नहीं परिवर्तन होता है, तो आवृत्ति एक परिवर्तित नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात किया जाए तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है उसे संघन माध्यम कहा जाता है, डेंस माध्यम कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाता है, संघन माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक जो होता है म्यू का जो वैल्यू होता है दोस्तों, सघन माध्यम में, डेंस माध्यम में आपका अधिक होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल या वेग बढ़ता है उससे विरल माध्यम कहा जाता है। विरल माध्यम जैसे हवा हो गया दोस्तों, निर्वात हो गया, सब विरल माध्यम है दोस्तों। और विरल माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक है म्यू का जो वैल्यू है वो कम होता है। अगले पॉइंट की बात किया जाए तो हम अगला पॉइंट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है दोस्तों। आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और आने वाली किरणों को आपतित, इंसिडेंट रे कहा जाता है दोस्तों, और टकरा कर जाने वाली को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए प्रकाश के कुछ नियम हैं जो याद रखना है। प्रकाश के दो नियम है दोस्तों कि जिस बिंदु आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। एक अभिलंब होता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है वहां खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो परावर्तन होता है एक दर्पण से होता है दोस्तों। दर्पण के पीछे एक कलई किया रहता है, वो कलई या पेंट किए हुए भाग को कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से कलई किया हुआ रहता है। पूछता है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण के पीछे कलई या पेंट करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। आइए हम समतल दर्पण के कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रत्येक वस्तु से अनंत किरण निकलती है। कोई भी वस्तु है, चाहे हम है, चाहे किताब है, चाहे कॉपी है, कोई भी वस्तु है दोस्तों, उससे बहुत सारे प्रकाश निकलती है। लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए सिर्फ दो किरणों की ही आवश्यकता होती है। जब दो किरण आपस में करती है तब किसी वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ किरणें एक दूसरे को काटती है या काटती हुई पतित होती है। जब किरण एक दूसरे को काटती है या काटती हुई पतित होती है डॉटेड लाइन से, तो वहाँ ही प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इसलिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जो वास्तव में एक दूसरे को काटते हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ काटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की विशेषता है तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। आइए जिस तरह से देखिए ये समतल दर्पण है दोस्तों, यहाँ से किरण जा रही है, यहाँ कट रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ कट रही है, यहाँ एक इमेज का निर्माण होगा, तो ये काल्पनिक इमेज का निर्माण होगा दोस्तों। इस तरह से दो किरण बनने पर यहाँ भी देखिए एक इमेज का निर्माण हो रहा है। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। अगर आप समतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा पूरा इमेज आए, तो अगर आपका हाइट 5 फीट है तो 2.5 फीट का 2.5 फीट का दोस्तों आपको लेना पड़ेगा दर्पण, तो आप अपना पूरा इमेज देख सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण आपके हाइट का आधा होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की बात किया जाए तो यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण घूम जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कि दर्पण को 30 डिग्री पर घुमाया जाएगा तो उसमें जो इमेज बनेगा दोस्तों, तो वो 2 थीटा घूम जाएगा, माने 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पर इमेज घूम जाएगा दोस्तों, वो ज़्यादा झुका हुआ मालूम पड़ेगा। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए तो यदि कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब दू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर दोस्तों आपके पास समतल दर्पण है, अगर इसमें कोई व्यक्ति है ये भी, और ये भी वेलोसिटी के साथ दर्पण की तरफ आ रहा है, तो इसका जो इमेज का क्रिएशन होगा दोस्तों, तो वो इमेज 2 भी बनेगा। 2 भी कहने का मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है दोस्तों, तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा 2 भी, तो 2 × 5 माने इमेज में इसको
10 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी रहती है दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई दर्पण है दोस्तों, अगर यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो दर्पण के अंदर भी 5 मीटर की दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों। और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ग्रुप डी 2018 में जो एग्जाम हुए थे और एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ है दोस्तों, और या एलपी टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से समझे, नहीं समझ में आए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर, ये तो हो गया बात दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि दो समतल दर्पण को यदि थीटा कोण पर आमने सामने रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होता है दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट भी याद रखना है। अगर दोस्तों एन का वैल्यू 360 बटे थीटा का मान यदि सम हो तो एक घटा देंगे, और 360 बटे थीटा का मान विषम हो तो नहीं, एक नहीं घटाएंगे। या मान लीजिए दोस्तों कि 360 बटे थीटा का मान अगर दशमलव में आ जाए 4.25 आ जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, तो दशमलव का वैल्यू नहीं लेते हैं, जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा दोस्तों। तो दशमलव के बाद हम वैल्यू नहीं लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर लगे हैं तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो देखिए दोस्तों 360 बाई थीटा, थीटा का वैल्यू 60 तो 60 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा। अब 60 को 360 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 6 मरते डिवाइड हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। इस तरह से हम किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करें कि यदि दो समानांतर दर्पण अर्थात 0 डिग्री के कोण पर हो तो प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। अगर दो समतल दर्पण को 0 डिग्री के एंगल पर रखा जाए दोस्तों तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। अब अगला पॉइंट की बात करें दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दोस्तों कि पेरिस्कोप जो है इसमें 45 डिग्री के एंगल पर परावर्तन करता है। आप पेरिस्कोप पनडुब्बी जहाज में देखने के लिए मिलता है, जहां पर पनडुब्बी जो जल के अंदर होता है दोस्तों, उससे हम ऊपर दुश्मनों को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो 45 डिग्री के एंगल पर ये परावर्तन करता है दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए कि अवतल दर्पण की विशेषता क्या है, अवतल दर्पण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यह किरणों को एक पास लाता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस दर्पण भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग माने अगर आप अवतल दर्पण से दोस्तों प्रकाश को ले जाएंगे तो यह एक ही और प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर क्या कर देता है, प्रकाश को जमा कर देता है एक बिंदु पर दोस्तों, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाक कान गला में डॉक्टर उसको उपयोग करने के लिए करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग करते हैं, सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए करते हैं, दूरबीन तथा सर्च लाइट में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि अवतल दर्पण के क्या क्या प्रयोग है। आइए बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो यह वह दर्पण है जिसका परावर्तन पृष्ठ उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसका क्या होता है दोस्तों कि ये परावर्तन जो सतह होता है ये उठा होता है, इसका अंदर के भाग कलई किया हुआ रहता है और इसी से ये परावर्तन होता है दोस्तों। जब प्रकाश जाती है ये उठा हुआ भाग रहता है, इसी को कहा जाता है उत्तल दर्पण कहा जाता है दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा दर्पण की ओर ही बनेगा दोस्तों। जैसे आप देखिए दोस्तों ये एक उत्तल दर्पण है, देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, अंदर का भाग कलई किया हुआ है। यहाँ एक ए बी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, टकरा कर फिर इस दिशा में जा रही है दोस्तों, एक इसके ध्रुव से टकरा कर इधर जा रही है और ये दोनों आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ कट के इसका इमेज बन रहा है ए बी डैश। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है। तो उत्तल दर्पण की विशेषता है दोस्तों कि यह किरणों को फैला देती है, माने अपसारी कर देती है। माने एक पॉइंट से है तो उसको किरणों को ये क्या कर देगा दोस्तों, सभी दिशाओं में ये फैलाने का काम करता है, इसी चलते इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह बहुत ही बड़ी वस्तु को छोटा कर देता है, जिस कारण इसका उपयोग गाड़ियों को साइड मिरर के रूप में करते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके साइड मिरर में, या जो बस ट्रक होते हैं उसके भी साइड मिरर में दोस्तों बड़े बड़े वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनता है, चलते इसके साइड मिरर के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला बात है कि यह प्रतिबिंब को सीधा तथा छोटा बनाता है। यह किरणों को फैलाता है, जिसका कारण इसका प्रयोग सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट या वेपर लाइट के रूप में करता है। आप देखे होंगे रात के समय में जब शहर में जाते हैं तो स्ट्रीट लाइट जो होता है वह किरणों को फैला देता है, जिसके कारण उसमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं दोस्तों, जो रोशनी को फैला देता है, जिससे हमको चारों तरफ एरिया में लाइट या प्रकाश मिल सके दोस्तों। अगला पॉइंट है कि इसकी आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होता है दोस्तों। इसकी आवर्धन क्षमता सदैव, क्योंकि आवर्धन क्षमता मैग्नीफिकेशन इक्वल टू जानते हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब का साइज जो है, इमेज का साइज उस बट्टा क्या होता है दोस्तों, वस्तु का साइज,
जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज। तो आप जानते हैं कि इसमें हमें इमेज हमेशा छोटा बनेगा, तो इसलिए हमेशा ये 1 से कम होता है आवर्धन इसका, याद रखिएगा दोस्तों। इसका उपयोग कॉलिंग बेल में भी होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कॉलिंग बेल में भी किया जाता है। आइए हम अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, देखिए धंसा हुआ है, यहाँ से लाइट जा रही है और परावर्तित हो रही है, इधर से भी लाइट जा रही है, परावर्तित हो रही है, और दोनों यहाँ फोकस पर आकर मिल रही है, यहाँ प्रतिबिंब करने वाला। इसका बाहर का भाग कलई किया हुआ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, किंतु आवृत्ति नहीं बदलता है। ये बात याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, वेग भी बदलेगा, बट आवृत्ति नहीं बदलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अपवर्तन के लिए शर्त है, क्या क्या शर्त है तो हम यहाँ बात करेंगे। पहला शर्त है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। देखिए ये विरल माध्यम है दोस्तों, और यहाँ से प्रकाश आ रही है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, ना जाके ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। जैसे देखिए सघन माध्यम है दोस्तों, सघन माध्यम है और ये सघन माध्यम से प्रकाश जा रही है और जाना चाहिए इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अभिलंब से दूर भाग रही है। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। आइए चौथा पॉइंट है कि आपतित किरण की जया तथा अपवर्तित किरण की जया का अनुपात नियत होता है और वह अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है दोस्तों, स्नेल का नियम यही है। जैसे आप देख सकते हैं ये इस सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, यहाँ से प्रकाश जा रही है तो अभिलंब की ओर दूर हट रही है, तो स्नेल के नियम से हम साइन आई, ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि हम एक प्रश्न की बात करें तो शीशे पर आपतित किरण 60 डिग्री है, किंतु किरण अपवर्तित होकर जल में चली जाती है, जिस कारण अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों स्नेल के नियम से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। तो देखिए साइन आई आपतित किरण कितना है 60 डिग्री है दोस्तों, तो 60 हो जाएगा। फिर अपवर्तित कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा इक्वल टू म्यू। साइन 60 का रूट 3/2 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, और यहाँ से हम म्यू का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो म्यू का जो वैल्यू मेरा आया है 1.732 आया, यही आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ नोट पॉइंट है दोस्तों जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, तो 0 होता है प्रकाश का। हवा में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.008 होता है दोस्तों। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच में 1.5 होता है और हीरा में 2.42 होता है। ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए कि जल में प्रकाश का चाल ज्ञात करें। तो जल में प्रकाश का चाल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू अपवर्तनांक वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की बात किया जाए तो देखिए हम कैसे इसको बात करते हैं। तो यहाँ 10 मीटर गहरे तालाब में एक सिक्का कितना ऊपर उठा दिखेगा, ये प्रश्न है दोस्तों। तो कैसे? देखिए यहाँ इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, अपवर्तनांक इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो देखिए हम यहाँ तालाब की बात करें, तालाब में क्या होगा? पानी होगा दोस्तों। तो पानी का अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं 1.33 होता है। वास्तविक गहराई दिया हुआ है कितना है 10 मीटर है दोस्तों, और आभासी गहराई निकला है कि कितना ऊपर वो उठा होगा। तो यहाँ से हम 4/3 अगर 1.33 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 आएगा दोस्तों, इक्वल टू यहाँ 10 वैल्यू जो वास्तविक गहराई है आभासी गहराई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो आभासी गहराई इस तरफ चल जाएगा। अब 10 × 10/4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 7.5 मीटर। ये इतना उठा हुआ प्रतीत होगा दोस्तों। आइए अब सबसे बड़ी बात करते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांति कोण। क्रांति कोण के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, उनको आता ही नहीं, जो तुम उनके रट जाते हैं, लेकिन आज हम इजीली आपको बताएंगे कि क्रांति कोण क्या होता है।